हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। सो ऑलरेडी हमने इसका आधा पार्ट कर लिया। अब नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक साइंटिस्ट के बारे में हमें बताया गया है, डॉक्टर कमल रानादेव। 1917 से लेकर 2001 तक वॉज अ पायोनियरिंग बायोमेडिकल रिसर्चर। सी स्टडीड हाउ hormones and certain various viruses are linked to cancer, helping improve its treatment and prevention। तो इन्होंने किस चीज़ पे किया, जो वायरसेस होते हैं कि किस तरह से वो कैंसर से लिंक होते हैं उसके बारे में उन्हें पता लगाया कि कौन कौन से हार्मोन्स है और वायरसेस हैं जिसकी वजह से कैंसर बढ़ सकता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो इम्प्रूव हुआ और प्रिवेंट आप किस तरह से कर सकते हैं, कैंसर को कैसे रोक सकते हैं, उसमें हेल्प हुई। हर वर्क ऑल्सो शोड हाउ टबैको डाइट एंड पोल्यूशन कैन रेज द रिस्क ऑफ कैंसर। अब इनका जो वर्क था उससे ये भी पता चला कि किस तरह से टबैको खाने से या फिर प्रॉपर डाइट ना लेने से और पोल्यूशन की वजह से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जो क्या कर रहा है, हेल्दी लाइफस्टाइल की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, बताता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। नाउ हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज। तो डिजीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यू माइट हैव हर्ड ऑफ द फ्रीज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपने ये फ्रेज़ बहुत बार सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से ज़्यादा जो आप सावधानियां बरतते हैं या फिर जो मतलब बोला जाता है कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है वो करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये बहुत ज़रूरी है खुद को प्रोटेक्ट करना, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो या नॉन कम्युनिकेबल। अब कैसे करना है, ओडिशा कम्युनिटी लेड सैनिटाइजेशन कैंपेन in Bhadrak district, Odisha, a community sanitization campaign helped more people build and use toilets। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे मतलब एक पूरी कमेटी थी जिन्होंने सैनिटाइजेशन कैंपेन शुरू किया। उससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली अपना खुद का टॉयलेट बनाने में, उसको यूज़ करने में, क्योंकि बहुत सारी जगह जहाँ पर आज तक भी टॉयलेट नहीं है तो वो लोग बाहर जाते हैं, तो क्या होगा, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया और टॉयलेट्स बनाए लोगों के लिए। दिस रिड्यूस्ड ओपन डिफेक्शन सिग्निफिकेंटली एंड इम्प्रूव चाइल्ड हेल्थ विद फ्यूवर केसेस ऑफ डायरिया एंड इन्फेक्शन। तो इसकी वजह से क्या हुआ, घर पे उनको साफ़ सुथरी चीज़ वो मिल रही थी जो बाहर वैसा नहीं था उनके लिए, तो उनके बच्चों की हेल्थ इंप्रूव हुई और साथ में जो केसेस है डायरिया और इन्फेक्शन के वो भी बहुत कम हो गए। वट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस केस स्टडी। अब इससे क्या पता चला, सिंपल स्टेप्स लाइक गुड सैनिटाइजेशन कैन ग्रेटली रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे जो सिंपल जो नॉर्मल छोटे छोटे स्टेप्स भी अगर आप लेते हैं सैनिटाइजेशन वाले, यानी कि जो खुद को सही रखते हैं, हाइजीन रखते हैं, अगर वो छोटे छोटे स्टेप्स भी हम लेते हैं तो वो कम्युनिकेबल डिजीज़ को रिड्यूस करते हैं, उसको फैलना कम कर देते हैं। फाइंड अबाउट सच कम्युनिटीज़ कैंपेन्स हेल्ड इन योर लोकेशन। सो इसी तरह की बाकी कैंपेन अगर आपके आसपास हुई है तो उनके बारे में आपको पता करना है। शेयर इन योर क्लास एंड डिस्कस विद योर पेयर्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सच इनिशिएटिव। अगर ऐसा हुआ है क्लास में आप शेयर करेंगे, देन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो है उसके इम्पैक्ट हुए उस इस तरह का इनिशिएटिव लेने पर। नाउ एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज़। अब हमारी बॉडी की कुछ एबिलिटी भी होती है कि वो कितना फाइट कर सकते हैं। यू वुड हैव नोटिस दैट सम पीपल गेट सिक मोर फ्रीक्वेंटली देन अदर्स। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग या कुछ बच्चे जो हैं बहुत जल्दी बीमार होते हैं, और वो कंपेयर करेंगे अगर दूसरों से। ऑल दो लिविंग इन अ सिमिलर एनवायरनमेंट, उनका एनवायरनमेंट भी सेम है फिर भी। डू यू नो वाई। तो आपको पता है क्यों। सो द नेचुरल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी। तो हमारी बॉडी के अंदर खुद के अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है जो छोटी मोटी डिजीज से खुद ही फाइट कर लेती है और खुद को हेल्थी कर लेती है फुड से, और उस नेचुरल एबिलिटी को बोला जाता है इम्यूनिटी। आवर बॉडी हैज़ अ स्पेशल सिस्टम। तो हमारी बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम है जिसे बोला जाता है इम्यून सिस्टम, जो क्या हेल्प करता है, जो हेल्प करता है अगर इस तरह की कोई भी डिजीज़ हो उसको फाइट करने में। यू माइट हैव टेकन सम ड्रॉप्स और इंजेक्शन इन योर चाइल्डहुड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सर्टेन डिजीज़। अब क्या होता है, बचपन में ही कुछ ना अलग अलग तरह की दवाइयाँ या इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, उस टाइम शायद आप रोए भी होंगे, तो बहुत सारे लोगों को मतलब हर एक इंसान को लगाया जाता है। वो क्यों होता है, डिजीज़ से बचने के लिए, कुछ डिजीज़ के लिए, सच एज पोलियो, मिसल्स एंड टेंटोन्स एंड हेपेटाइटिस। तो इनके जो हैं ऑलरेडी वैक्सीन्स दी जाती हैं, इंजेक्शन लगते हैं, ड्रॉप्स। दी
These are vaccines that help prevent serious infection caused by viruses and bacteria. अब ये क्या होती हैं? ये वैक्सीन्स होती हैं जो हमें बचपन में ही ड्रॉप्स या इंजेक्शंस दिए जाते हैं, वो वैक्सीन्स होती हैं जिससे कि वायरस या बैक्टीरिया से जो सीरियस इन्फेक्शन हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं, डिजीज़ हो सकती हैं, उसको हम रोक सकते हैं. A vaccine helps our body fight certain disease by training the immune system to recognize and attack harmful germs. अब इसमें क्या होता है? एक सिंपल सी चीज़ है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, वो क्वेश्चन टीचर ने आपको 10 बार ऑलरेडी करवाया है क्लास में और वही एग्जाम में आएगा तो आप इजीली कर लेंगे. तो सेम ये जो वैक्सीन होती है वही काम वो हमारी बॉडी के साथ करती हैं. वैक्सीन क्या करती हैं? हमारी बॉडी को बताती हैं कि ये वाला अगर वायरस आए तो तुम्हें किस तरह से रिएक्ट करना है. तो जब वो वायरस हमारी बॉडी में आता है, ये वैक्सीन आपको बचपन में लग जाती है और बाई चांस कभी भी वो वायरस आपके अंदर आता है तो उन्हें पता है कि इस वायरस से कैसे लड़ना है और वो आपको खुद को हेल्दी रखते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेती है और जो भी हार्मफुल जर्म्स होते हैं उन पे अटैक करती है. प्रोवाइडिंग वट इज़ नोन एज अ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे क्या बोले जाता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि उन्हें ऑलरेडी पता है कि इस चीज़ से खुद को, बॉडी को कैसे इम्यून करना है. प्रोटेक्शन डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर ऑफ अ पैथोजीन और अ वैक्सीन. अब इनसे क्या होता है? ये क्या है? एक प्रोटेक्शन जो है डेवलप हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर. जो वैक्सीन डाली जाएगी उसी से रिलेटेड, मतलब उनकी वजह से, वायरस की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं उस वायरस के लिए क्या हो जाता है? हमारा एक प्रोटेक्शन डेवलप हो जाता है. वैक्सीन्स कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज. अब वैक्सीन्स जो अलग अलग वेज में या तरीके में बनी होती है. फ्रॉम वीकेंड और डेड जो है पैथोजेंस होते हैं उनसे बनती है, लाइक वायरसेस और बैक्टीरिया, और फ्रॉम इनएक्टिव और हार्मफुल पार्ट्स ऑफ द पैथोजेंस. अब कुछ ऐसे भी हैं जो इनएक्टिव भी और हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो उनसे भी वैक्सीन बनाई जाती है. Some newer vaccines instruct our own body cells to make a harmless part of the germ. अब कई जो न्यू वैक्सीन्स बनी हैं वो हमारी बॉडी को ही क्या करती हैं? इंस्ट्रक्ट करती हैं, बताती हैं कि किस तरह से हम जो है अपना हार्मलेस जो पार्ट है जर्म्स का वो क्या कर सकते हैं. अपनी बॉडी, मतलब बॉडी खुद ही उसको बना लेती है, जर्म्स का एक पार्ट बनाती है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मलेस है. विच अवर इम्यून सिस्टम देन लर्न टू फाइट. और उसके बाद हमारी जो इम्यून सिस्टम है उससे क्या करता है? लड़ना. और उससे सीख लेता है कि अगर इस तरह का वायरस आता है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी बॉडी में, तो किस तरह से रिएक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, अ 10 डोज शॉट often given after an injury protect अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय अ टेटनस कोजिंग बैक्टीरिया. सो टेटनस का एक इंजेक्शन दिया जाता है स्टार्टिंग में. अब ये क्यों होता है? टेटनस कोजिंग जो बैक्टीरियाज होती हैं या उसकी वजह से जो आपको इंजरी होती है और उससे इन्फेक्शन से बचाने के लिए टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है. It contains an inactive bacterial toxin that help the immune system develop protection without causing the disease. अब इससे क्या होता है? ये जो टेटनस का जो शॉट दिया जाता है इसमें एक इनएक्टिव बैक्टीरियल टॉक्सिन होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है और प्रोटेक्ट करता है बिना कोई डिजीज़ दिए. यानी कि डिजीज़ नहीं होगी, सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है या उसको बता देता है, डेवलप कर देता है. डू यू नो व्हेन द फर्स्ट वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड? तो सबसे पहले कब आई थी? एडवर्ड जेनर वॉज एंड द स्मॉल पोक्स वैक्सीन. स्मॉल pox was a deadly disease that caused blisters and killed millions. तो स्मॉल पोक्स जो है एक बहुत ही डेडली डिजीज़ थी जो क्या है? ब्लिस्टर होते थे उसकी वजह से, मतलब छोटे छोटे फेस पे आजकल भी हो जाते, पूरी बॉडी पे दाने हो जाते, बड़े भी होते, छोटे भी होते, और जिनकी वजह से बहुत सारे लोग मर भी गए थे. अ माइल्डर डिजीज़ कोल्ड काउ फॉक्स, इससे भी एक दूसरी डिजीज़ है काउ फॉक्स बोला जाता है जो काउज में होती है. कुड ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमन्स, ये ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकती है. In the late 1700, English doctor Edward Jenner discovered that people who had cowpox did not get smallpox. अब उन्होंने क्या देखा, जो इंग्लिश डॉक्टर थे एडवर्ड जेनर, कि जिन लोगों को काउपॉक्स हो गया है ना उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है. तो उससे क्या हुआ? दिस लीड टू द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट वैक्सीन. इसकी वजह से पहली वैक्सीन का क्या हुआ? इन्वेंशन हुआ. एंड हेल्प्ड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, और लोगों को जो है स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्ट किया गया. Our scientific heritage. So long before modern vaccines, India has a traditional method called violation to protect against smallpox. अब क्या था? इंडिया में बहुत पहले, मॉडर्न वैक्सीन तो बाद में, उससे पहले ही इंडिया में मेथड था वेराइलोशन, जो कि स्मॉल पॉक्स से क्या करता था? प्रोटेक्ट करता था. इट इन्वॉल्व यूजिंग मटेरियल फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स सोर टू स्क्रैच द स्किन और क्रिएट अ माइल्ड इन्फेक्शन एंड बिल्ड इम्यूनिटी.
इसमें क्या करते थे, जो स्मॉल फॉक्स जिसको भी होता था उसकी स्क्रैच कर लेते थे थोड़ी सी स्किन को, जिससे क्या होता था एक माइल्ड इन्फेक्शन हो जाता था, ठीक है, और उससे आपकी बॉडी क्या होती है उसके लिए इम्यून हो जाती है, यानी कि उस तरह की दोबारा चीज़ आएगी तो वो उसको हैंडल कर सकती है। जैसे अगर एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाए और वो एग्जाम में आएगा तो आप उसे लिख सकते हो, सेम हमारी बॉडी करती है। अगर एक बीमारी एक बार हो जाती है तो उसे पता है कि उसे कैसे हैंडल करना है एक वायरस की वजह से, तो देन अगर दोबारा होगी तो वो होने ही नहीं देगी, ऑलरेडी खुद को प्रोटेक्ट करके रखती है। पीपल हु परफॉर्म दिस प्रैक्टिस वर नोन एज टिकीदार्स, उन्हें क्या बोला जाता था, टिकीदार्स बोला जाता था, जो इस तरह की प्रैक्टिस करते थे। नाउ थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। ऑब्जर्वेशन, जेनर ऑब्जर्व दैट मिल्क मेड हु हैड काउपॉक्स डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स लाइकली बिकॉज द टू वायरसेज आर रिलेटेड। अब उन्होंने क्या देखा कि जो मिल्क मेड थी, जो उनको दूध देने के लिए आती थी, तो उसको वो नहीं हुआ था। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या, तुम्हें स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, तो वो बोली कि नहीं, मुझे एक बार हो गया तो मुझे दोबारा नहीं होगा। उसने ये बात जैसे ही डॉक्टर को बोली तो उसे क्या लगा डॉक्टर को कि ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड है, काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। हाइपोथेसिस, कंटेंट इन द पस ऑफ काउ पॉक्स ब्लिस्टर प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। अब इन्होंने क्या किया, काउ पॉक्स के जो छोटे छोटे दाने हुए थे उसमें से जो पस निकला था वो निकाला और उससे लोगों को वो दिया, जिसकी वजह से लोग स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्टेड हो गए। देन एक्सपेरिमेंटेशन, ही टेस्टेड दिस बाय इंजेक्टिंग काउपॉक्स सैप इनटू अ बॉय। उसने सबसे पहले क्या किया, काउपॉक्स से वो पस जो उन्होंने निकाला एक बच्चे में इंजेक्ट किया उसको, हु लेटर शोड नो इलनेस व्हेन एक्सपोज टू स्मॉल पॉक्स। और जब उसको स्मॉल पॉक्स हुआ तो उसे कोई भी इन्फेक्शन उससे नहीं हुआ। रिजल्ट, ही फाउंड दैट पीपल हु वर इन्फेक्टेड विद काउपॉक्स सैप वर नाउ रेजिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स। अब इनसे इनका रिजल्ट निकला कि जिन लोगों को काउपॉक्स हुआ है उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा, वो उससे रेजिस्टेंट हो गए हैं। एप्लीकेशन, मास वैक्सीनेशन इवेंचुअली हेल्प्ड एरेटाइज स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड। और उसके बाद इसकी जो है वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया में इसकी इसी तरह से स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन चलने लगी और दुनिया से इसको लगभग ख़त्म कर दिया था। होता आज भी है लेकिन इसकी ऑलरेडी वैक्सीन होती है और ज़्यादा प्रॉब्लम इससे नहीं होती है। नाउ वैक्सीन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस। तो वैक्सीन जो है सबसे इफेक्टिव वे है प्रोटेक्ट करने का हर एक एज ग्रुप के लोगों को, फ्रॉम इन्फेंट टू द एल्डरली, छोटे से लेकर बड़े तक, अगेंस्ट मैनी सीरियस डिजीज। और बहुत सारी अलग अलग डिजीज़ होती हैं तो वैक्सीन्स आपको बचपन में इसीलिए लगाई जाती है, शॉट्स जो दिए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं या ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, उनका यही है। जैसे अभी कोविड-19 के टाइम पे सबको इंजेक्शन लगे थे, सो वो किसके थे कि आपको ये ना हो, ऑलरेडी उन्होंने एक जो है वायरस था जो भी वो आपकी बॉडी में डाल दिया तो आपकी बॉडी उसके लिए इम्यून हो गई है, उसे पता है कि जब इस तरह का वायरस आए तो किस तरह से रिएक्ट करना है। उसी तरह से हमेशा इस तरह के वैक्सीन्स और डोजेस चलते रहे हैं ताकि आपकी बॉडी पहले ही जो सीरियस डिजीज़ है उनके अगेंस्ट उन्हें पता रहे कि किस तरह से रिएक्ट करना है। दे हेल्प प्रिवेंट इलनेस, इनसे क्या होता है वो इलनेस से प्रिवेंट कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन को जो बढ़ना है उसको कम कर देते हैं। सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स एवरी ईयर, और हर साल बहुत सारी जिंदगियां बचाते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट वैक्सीन्स आर प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव। ये प्रिवेंटिव है यानी कि सिर्फ प्रिवेंट करती हैं, रोकती हैं, ये इलाज नहीं है उस चीज़ का। तो वैक्सीन क्या है, सिर्फ प्रिवेंटिव है ना कि क्यूरेटिव, उस चीज़ का वो इलाज नहीं है, सिर्फ उसको रोक सकते हैं वो। दे कैन हेल्प मिनिमाइज सीरियस डिजीज़ बिफोर दे हैपन। ये क्या करती हैं, जो डिजीज़ होने वाली है उसको जितना हो सके कम कर सकती है। ये नहीं कि आपको होगी ही नहीं, चांसेस तो यही होते नहीं होगी, लेकिन कुछ परसेंटेज चांसेस ये हैं कि वो हो भी सकती है, लेकिन वो उतनी हार्मफुल नहीं होगी जितनी अगर वो आप वैक्सीन नहीं लेते उससे पहले आपके लिए होती। बट डू नॉट ट्रीट दैम वंस समवन इज़ ऑलरेडी सिक। लेकिन उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी सिक है, तो उसके लिए इनका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनको बीमारी हो गई है। तो आप उससे वैक्सीन पहले लगानी होती है ताकि वो बीमारी होने से पहले आपको पता रहे किस तरह से रिएक्ट करना है बॉडी को। सम पीपल में फियर और डाउट वैक्सीन्स, कुछ होते हैं जो डर लगता है, डाउट होता है वैक्सीन्स को लेके, बट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स केयरफुली टेस्ट देम फॉर सेफ्टी। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो उसको केयरफुली टेस्ट करते हैं पहले सेफ्टी के पर्पज़ से। गेटिंग वैक्सीनेटेड नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स यू बट ऑल्सो द पीपल अराउंड यू। अगर आप वैक्सीनेट हो जाते हैं, वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं, तो ये सिर्फ आपको ही प्रोटेक्ट नहीं करता बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी। अब आसपास के लोगों को कैसे, जैसे कोविड-19 था, कोविड-19 क्या था, स्प्रेड हो रहा था किससे, कम्युनिकेबल डिजीज़ थी, एयर से, हर चीज़ से वो स्प्रेड हो रहा था। तो अगर आपने वैक्सीनेशन ले ली तो आप तो सेफ़ है ही, साथ में अगर कोई आपके आसपास भी है वो भी सेफ़ है, क्योंकि आपको नहीं होगा तो आप आसपास के लोगों को भी वो जो है इलनेस या डिजीज़ नहीं देंगे। नाउ एवर हर्ड ऑफ इंडियाज़ रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन। अब इंडिया का क्या रोल है, देखो यहाँ पर कोविड-19 की बात हो रही है,
India is one of the world largest vaccine producer. It's manufacture vaccine on a massive scale and supplies them to many countries. India vaccine companies played a key role during the COVID-19 pandemic and continue to सपोर्ट ग्लोबल हेल्थ एफर्ट। तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा जो है वैक्सीन प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है और बहुत बड़े स्केल पे सप्लाई करता है दूसरी कंट्रीज़ में। और कोविड-19 के टाइम पे भी इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और ग्लोबली जो है हेल्थ एफर्ट को सपोर्ट किया था। नाउ डॉक्टर महाराज किशन बान was a well-known Indian doctor and scientist. As Secretary of the Department of Biotechnology, he helped promote साइंस एंड इनोवेशन इन इंडिया। तो इन्होंने प्रमोट किया है उसको, साइंस एंड इनोवेशन को। ही प्लेड अ की रोल इन डेवलपिंग द रोटा वायरस वैक्सीन। तो रोटा वायरस वैक्सीन में जो इन्होंने बहुत डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। विच प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम डायरिया, जिसकी वजह से बच्चों को, अब ये वैक्सीन बच्चों को पहले ही दी जाती है ताकि उनको कभी भी डायरिया ना हो। ही बिलीव्ड इन यूजिंग रिसर्च टू क्रिएट अफोर्डेबल हेल्थ केयर एंड मेड अ बिग डिफरेंस इन इंडियाज हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर्स। तो उनका बिलीव था कि जो हम सर्च कर रहे हैं वो लोगों को अफोर्डेबल हेल्थ केयर, यानी कि हेल्थ केयर तो मिले उन्हें लेकिन अफोर्डेबल होनी चाहिए ताकि वो उसको ले पाएँ। इस तरह का जो हमें सिस्टम जो है तैयार करना है और उनकी इन सारी चीज़ों ने बहुत बड़ा जो है डिफरेंस लेके आए इंडिया के हेल्थ में और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर्स में। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, इफ़ आवर इम्यून सिस्टम फेल्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट एन इन्फेक्शन डिजीज, अगर हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, फेल हो जाता है, कोई इन्फेक्शन वाली जो डिजीज़ है अगर हमें हो जाती है, वो हमारे इम्यून सिस्टम उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो हम क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। द डॉक्टर में गिव अस मेडिसिन कोल्ड एंटीबायोटिक्स। अब डॉक्टर हमें क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रिवेंट कैसे करना है, ठीक है। अब अगर हो गई, हम नहीं प्रिवेंट कर पाए तो क्या करना, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स विच किल द बैक्टीरिया। जो क्या करेंगे, जिस बैक्टीरिया की वजह से हमें वो प्रॉब्लम हो रही है वो बैक्टीरिया को किल कर देंगे, मार देंगे। डेट माइट हैव कोज द डिजीज, जिसकी वजह से डिजीज हुई है। एंटीबायोटिक्स वर्क ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, सिर्फ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनके अगेंस्ट काम करती है, बिकॉज दे ट्रीट्स पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स डेट आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन और अदर एनिमल सेल्स। अब जो बायोटिक्स थी वो क्या है, सिर्फ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे उनके अगेंस्ट काम करेगी, क्योंकि ये उस पार्ट को टारगेट करते हैं बैक्टीरियल सेल वाले को जो बाकी जो ह्यूमन के जो बाकी सेल्स हैं उनसे अलग तरीके से काम कर रही है, या फिर जो अदर एनिमल सेल्स हैं उनसे अलग तरीके से काम कर रही है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो सेल्स होते हैं हर एक बॉडी पार्ट्स में अलग होते हैं, जो ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स से उन्हें अलग सेल्स दिखेंगे वो उनके ऊपर क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस। ये वायरस और डिजीज़ जो हैं प्रोटोजोआ से होती हैं उनके अगेंस्ट काम नहीं करते। सिर्फ जो बैक्टीरिया से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी या बैक्टीरिया की वजह से जो आपको डिजीज़ हुई होंगी उसके ऊपर ही ये क्या करेंगे, अपना जो भी रिएक्ट करना है वो करेंगे। नाउ डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड इन 1928 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अ bacteriologist from London. While studying harmful bacteria, he noticed that a mold on a discarded petri dish stopped the bacteria from growing. अब उन्होंने क्या देखा कि एक मोल्ड था जो उनकी जो पेट्री की जो डिश पे था उस पे आ गया था, वो बंद हो गया, ठीक है। उसके ऊपर जो बैक्टीरिया हो रहा था वो किसी वजह से रुक गया। ही रियलाइज द मोल्ड रिलीज। अब उनसे क्या पता चला कि जो मोल्ड है इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मोल्ड एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज कर रहा है जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है और इस तरह से बैक्टीरिया ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दिस चांस, अब इसकी वजह से डिस्कवरी लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। इसी की वजह से जो है पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई। द फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। सो इनकी वजह से जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते थे उनको जो है ट्रीट करने की पहली एंटीबायोटिक बनी थी। दो एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब एंटीबायोटिक बहुत इफेक्टिव है हमको प्रोटेक्ट करने में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, एंड हैव सेव्ड मिलियन ऑफ लाइव्स सिंस देयर डिस्कवरी। और अपनी डिस्कवरी से लेकर आज तक बहुत सारी लाइव्स को सेव किया है। देयर इनडिस्क्रिमिनेट यूज हैज़ लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर इफेक्टिवनेस। अब इनका जो इनडिस्क्रिमिनेट था, यानी कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते थे अंदर जाके बॉडी में जाके कि किसको यूज़ करना है या कौन से पार्ट को आपको टारगेट करना है किसको नहीं करना, तो इनकी इफेक्टिवनेस में थोड़ा डिक्लाइन आया, ये कम हो गए। नाउ अ डेज देयर आर न्यू
हेडलाइंस अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। लेकिन आज के टाइम पे बहुत नई नई न्यूज़ हेडलाइंस आ रही है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड। अ फिनोमन where bacteria that were earlier killed by a given antibiotic are found to survive and multiply despite treatment with that antibiotic। अब इसमें क्या हो गया, क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया आपने पहले कोई एंटीबायोटिक ली है उसकी वजह से वह बैक्टीरिया मर गया, वो फिर से आपकी वहाँ पर है, बॉडी में है, सर्वाइव कर रहा है और मल्टीप्लाई हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। चाहे आप कितनी भी एंटीबायोटिक ले रहे हो उसके ट्रीटमेंट की वजह से, वो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है, बढ़ रहा है। दिस मेक, अब इसकी वजह से क्या हुआ, कॉमन इन्फेक्शन हार्डर टू ट्रीट। अब जो कॉमन, ये उसी दवाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ, कॉमन इन्फेक्शन जो थे हार्डर हो गए ट्रीट करना और रिस्क भी जो है बढ़ गया, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस जो है ज़्यादा हो गई और डेथ भी ज़्यादा होने लगी। हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड इन द कम्युनिटी। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे बन जाता है कम्युनिटी में। सो टेकिंग एंटीबायोटिक व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। अब इससे क्या होगा, अगर ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप ले रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, अगर एनिमल्स में है डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा उस बैक्टीरिया के लिए एनिमल्स में। सेम अगर ह्यूमंस लेंगे तो ह्यूमन में डेवलपमेंट हो जाएगा उसका। ठीक है। हाउ रेजिस्टेंस बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू ह्यूमंस। ह्यूमन से कैसे जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ये हॉस्पिटल में थे, ये यहाँ भी हैं, इन्होंने वो दवाई या जो भी है, मे हैव सीरियस इलनेस एंड गेट्स केयर एट अ हॉस्पिटल। अब क्या हो गया, स्प्रेड डायरेक्टली टू अदर पेशेंट और इनडायरेक्टली थ्रू हेल्थ केयर वर्कर, वो फैल गया है। देन आसपास का जो सरफेस है, हॉस्पिटल का जो सरफेस है वहाँ हो जाएगा, पेशेंट फिर से घर गया, घर जाने के बाद क्या हो गया, जो रेजिस्टेंस था वो कम्युनिटी में फैल गया। सेम अगर आप कोई भी एनिमल को एंटीबैक्टीरियल दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसका जो भी है आप उससे रिलेटेड जो चीज़ें खाएंगे उनसे आपके पास आ सकता है, और इनसे जो मतलब जो भी होता है सोइल में क्रोप या मैन्योर के लिए हम इनका कुछ यूज़ करते हैं चीज़ें, तो उसकी वजह से सोइल में चला गया। अब सोइल से जो खाना बनेगा वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएगा और वो फिर से हमारे अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से भी कई बार क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कम्युनिटी के अंदर डेवलप हो जाता है। नाउ लेट अस इन्फर स्टडी द इनफोग्राफिक गिवन इन फिगर 3.5b। जो 3.5b में दिया है उसको आपको पढ़ना है, जो ये वाला है। हाउ डू यू थिंक द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैव बीन डेवलप्ड इन बैक्टीरियल पैथोजेंस। तो किस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है डेवलप हुआ पैथोजेंस से। वट प्रिकॉशन में बी टेकन टू रिड्यूस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए वी मस्ट यूज़ एंटीबायोटिक वाइजली। तो हमें एंटीबायोटिक्स को ऐसे नहीं कुछ भी हो रहा है ले लिया, तो उनको अच्छे से यूज़ करना है, वाइजली यूज़ करना है। ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर इन द करेक्ट डोज। और कब, जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, बोला है, और वो भी करेक्ट डोज, ये नहीं कि आप उन्होंने एक बोला और आप 2 ले रहे हो या 3 ले रहे हो। एंड फॉर द राइट ड्यूरेशन, और बोला सुबह दोपहर शाम इस तरह से लेना है तो वैसे ही लेना है, ये नहीं कि आपको जब भी फील हो रहा है तो उस टाइम पे ले लिया, नहीं, जैसे डॉक्टर ने डिस्क्राइब किया है, जिस अमाउंट में डिस्क्राइब किया है, जिस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया है, उतने में ही आपको लेना है। अवॉइडिंग अननेसेसरी यूज हेल्प prevent the rise of resistant bacteria and keep antibiotic effective for future generation। अगर अननेसेसरी जो यूज़ लेते हैं, जो क्या करेगी, प्रिवेंट कर देगी बैक्टीरिया के जो रेजिस्टेंस है उसको, और एंटीबायोटिक इफेक्टिव रहेगी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा एंड उनानी have been used in India for many years to manage common health problems। so common health problems के लिए जो बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यूज़ होती आ रही हैं। दे यूज़ नेचुरल सब्सटेंस। अब इनमें क्या यूज़ करते हैं, नेचुरल सब्सटेंस यूज़ करते हैं, जैसे कि हर्ब्स हो गया, ऑयल्स एंड मिनरल्स फॉर मैनेजिंग इलनेस को मैनेज करने के लिए, एंड प्रमोटिंग रिकवरी एंड फोकस ऑन अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड बैलेंस डाइट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए और बैलेंस डाइट आपको लेनी है, तो वो बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान के हेल्दी होने के लिए। वाइल दिस सिस्टम कैन हेल्प विद सम कंडीशन एंड आर यूजफुल फॉर एवरीडे वेलबींग। अब ये जो है ये जो आपके बॉडी सिस्टम के साथ भी काम करेंगे, हर कंडीशन में काम करते हैं और यूज़फुल होते हैं आपके एवरीडे वेलबींग के लिए भी। दे मे नॉट बी इफेक्टिव फॉर ऑल डिजीज़ एंड नॉट ऑल द स्टेजेस। अब ये हर डिजीज़ के लिए मे बी इफेक्टिव ना हो, हर स्टेजेस के लिए इफेक्टिव ना हो, लेकिन स्टार्टिंग प्रॉब्लम के लिए बहुत इफेक्टिव है। थेरेपीज फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फोकस ऑन मैनेजिंग सिस्टम्स एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू मेडिकेशन
लाइफस्टाइल चेंजेस एंड रिहेबिलेशंस। अब थेरेपीज जो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए वो फोकस करती हैं किस पे, कि जो सिम्टम्स हैं उनको मैनेज किया जा सके, देखा जा सके कितने चेंजेस हो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको सही किया जाता है मेडिकेशन से, लाइफस्टाइल चेंज करके, और रिहेबिलेशन जो होता है उनसे। अर्ली डायग्नोसिस एंड कंटिन्यूस केयर आर द की टू कंट्रोल द डिजीज़ प्रोग्रेशन। अब जो अर्ली डायग्नोसिस है, यानी कि अगर आपको उस बीमारी के बारे में जल्दी पता चल जाए तो आप जल्दी से उसका जो है ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और कंटिन्यूस केयर के साथ जो है कंट्रोल है किसी भी डिजीज़ का प्रोग्रेशन को बढ़ने को रोकने के लिए, एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, और कॉम्प्लिकेशन भी उसकी वजह से कम होंगे अगर आपको चीज़ जल्दी पता चलती है और कंटिन्यूस केयर चलती रहती है तो। अब यहाँ पर पिक दी थी डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया एंड प्रिजर्वेंट मेजर, तो वही है यहाँ पर। आई नीड एंटीबायोटिक फॉर माई मदर, सी हैज़ अ सोर थ्रोट एंड अ फीवर, यू मस्ट गेट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर, डॉक्टर से आपको लेकर आना है। आर यू गिवन एंटीबायोटिक टू योर कैटल, तो आपने क्या कैटल को जो है कोई एंटीबायोटिक दी है? नो, आई एम नॉट यूजिंग एनी एंटीबायोटिक। नो नो, डू नॉट गिव एनी एंटीबायोटिक इंजेक्शन टू योर कैटल, अपने कैटल को एंटीबायोटिक इंजेक्शंस नहीं देने हैं, इट विल डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अदरवाइज। अ फ्यू माइक्रोब्स डेवलप रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं वो एंटीबायोटिक को लेकर। व्हेन एंटीबायोटिक किल बैक्टीरिया कोजिंग इलनेस, अब एंटीबायोटिक क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम हो रही है उसको मार देते हैं। दे ऑल्सो किल गुड बैक्टीरिया, वो जो गुड बैक्टीरिया उनको भी मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। बैक्टीरिया प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो होते हैं बैक्टीरिया वो फिर से ग्रो करने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं। सम बैक्टीरिया ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया कोजिंग मोर प्रॉब्लम, इसकी वजह से फिर क्या होता है, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने पढ़ी, हेल्थ मीन्स कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज। बीइंग हैप्पी helps us stay active and healthy, and the good health also improve our mood. Health and happiness are closely related. A disease affects the normal working of the body or mind. Symptoms are what we feel, जैसे कि पेन और टायर्डनेस। साइंस आर what can be seen, और साइन वो जो हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज आर कोज्ड बाय लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स, नॉट जर्म्स, ये जर्म से नहीं, एनवायरमेंटल फैक्टर या लाइफस्टाइल से होते हैं। दे कैन ऑफन बी प्रिवेंटेड विद हेल्दी हैबिट्स, लाइफ चेंजेस एंड रेगुलर एक्सरसाइज। इन्फेक्शन डिजीज आर कोज्ड बाय पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड worms. Our immune system help protect us from harmful pathogens. Vaccines train the immune system using that weakened or harmless part of a germ to prevent disease. Diagnosis and treatment are important for managing and curing disease. Then उसके बाद आते हैं यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप द डिजीज शोन इन द इमेज एज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो आपको बताना है कौन सी कम्युनिकेबल और कौन सी नॉन कम्युनिकेबल है। सो कम्युनिकेबल में आएगा आपका कोल्ड एंड फ्लू, टाइफाइड एंड चिकन पॉक्स, ये क्या है, कम्युनिकेबल है, यानी कि एक से दूसरे इंसान को हो सकती हैं। डायबिटीज़ एंड अस्थमा क्या है, आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। सो ये जो है एक इंसान से दूसरे इंसान पे नहीं होती है। इनका रीज़न आपका एनवायरनमेंट हो सकता है, या आपका बैलेंस जो डाइट होती है वो हो सकता है, या फिर आपका लाइफस्टाइल हो सकता है। नाउ डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। फ्रॉम द टॉपिक गिवन बिलो आइडेंटिफाई द कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। टाइफाइड, अस्थमा, डायबिटीज़ और मीसल्स। तो इसमें क्या होगा, अस्थमा एंड डिजीज़ है, ठीक है आंसर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हमें से बतानी थी जो है अस्थमा और डायबिटीज़। देयर इज़ अ फ्लू आउटब्रेक इन योर स्कूल, सेवरल क्लासमेट आर absent while some are still coming to school coughing and sneezing. What immediate action should the school take to prevent further spread? तो क्या करेंगे, advise sick student to stay at home until they recover. Inform parents about the flu outbreak and its preventive measures. Ensure classroom and are well ventilated. Arrange for proper cleaning and disinfection of the classroom at regular interval. Encourage student to use sanitizer and wear mask. If your classmate who share the bench with you starts showing symptom of the flu, how can you respond in a considerate way without being rude or hurtful? So politely suggest them to inform the teacher. Offer tissues or a handkerchief for covering while coughing or sneezing. Avoid close contact while still showing concern for the well-being.
How can you protect yourselves and other from getting infected in this situation? So wash hand frequently with soap and water or use hand sanitizer. Avoid touching your face, especially eyes, nose and mouth. Keep a safe distance from people who are coughing or sneezing. Wear a mask, especially in crowded areas. Maintain good personal hygiene and a healthy diet to boost immunities. Your family is planning to travel to another city when malaria is prevalent. What precautions should you take before, during, and after the trip? So, before traveling to a malaria-prone area, travelers should consult a doctor for preventive medication and carry mosquito nets, repellent, and full sleeved clothing. During the trip, they should use mosquito nets while sleeping, apply repellents, wear protective clothing, and avoid going out after dusk. After the trip, they should watch for symptoms such as fever, body ache, or chills and take proper medication if needed. How can you explain the importance of mosquito nets and repellent to your siblings? So, the importance of mosquito nets or repellents can be explained to sibling by telling them that these serve as a protective barrier against mosquitoes, preventing bites and the spread of malaria. What could happen if travelers ignore health advisory in such areas? So, ignoring health advisories can cause serious illness, hospitalization, and even the spread of disease to multiple other persons. Your uncle has started smoking just to fit in with his friends, even though it is well known that smoking can seriously harm health and even cause death. So, what would you say to him to make him stop without being rude? So, I would politely remind him that smoking can cause serious health problems such as cancer, heart disease, and breathing difficulties. I would suggest healthier stress relief option like sports or hobbies and encourage him to spend time with friends who support healthy habits. What would you do if your friend offers you a cigarette at a party? So I would firmly but politely say no, I don't smoke, and I would then try to change the topic or walk away if pressured. How can schools help prevent students from indulging in such harmful habit? School can prevent students from indulging in such harmful habits are by organizing awareness program about the ill effects of smoking and tobaccos, inviting doctors to share their experiences, promoting sports, arts and clubs to engage students in healthy activities. Sania claims to her friend Vinita that antibiotics can cure any infection, so we don't need to worry about disease. What questions can Vinita ask her to help Sania understand that her statement is incorrect? So, Vinita can ask such as, do antibiotic work against viral infection like the common cold or flu? Do you know that some diseases are caused by virus, fungi or protozoa that antibiotics cannot cure? Have you heard that overuse of antibiotic can make bacteria resistant to them? These questions can help Sania realize that antibiotics are effective only against bacterial infection and not all disease. The following table contains information about the number of डेंगू cases reported in the hospital over a area. ठीक मतलब पूरे साल में कितना हुआ? जनवरी 10 है, February 12, इस तरह से ये पूरा चल रहा है. Now, make a bar graph of the number of cases on the y axis and the month of on x axis. तो आपको जो एक बार ग्राफ बनाना है. In which 3 months were the dengue case highest? In which months were the case lowest? What natural or environmental factor during the peak months might contribute to the increase in dengue cases, and suggest a few preventive steps that the community or government can take before the peak of the season. तो देखो, जनवरी में ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना था. एक्स एक्सिस में मंथ्स के नाम लिखने जो लिख दिए, और वाई एक्सिस में आपको नंबर्स लिखना है, नंबर ऑफ डेंगू केसेस. ये हो गया. फर्स्ट, द 3 months with the highest number of cases are जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर. 65 है हर एक में. The month with the lowest is January. Natural or environment factors contributing to the increase in dengue cases during peak months. Heavy rainfall causes water stagnation while provides breeding grounds for mosquitoes. A warm and humid climate favor mosquitoes survival and reproduction. Increased outdoor activities during these months lead to more exposure to the mosquitoes. प्रिवेंटिव क्या क्या हो सकते हैं इसके लिए? एलिमिनेट स्टेंगेंट वाटर फ्रॉम कंटेनर्स, टायर्स, कूलर्स और ओपन ड्रेन्स. कंडक्ट रेगुलर फोगिंग और स्प्रेइंग फॉर इंसेक्टिसाइड्स इन मॉस्किटो प्रोन
areas, encourage the use of mosquito nets, repellents, and protective clothing. Launch public awareness campaigns about dengue prevention and early detection. Imagine you are in charge of your school health campaign. What key message would you use to reduce communicable and non communicable disease? So, for reducing communicable disease, wash hand regularly with soap and water, cover your mouth and nose while sneezing and coughing, keep your surrounding neat and clean to prevent mosquito and pest breeding, avoid sharing personal items like towel, handkerchief, and water bottle. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए क्या करना है? ईट अ बैलेंस्ड diet with plenty of fruits, vegetable and whole grains. Exercise regularly and stay physically active. Manage stress through hobbies, sports or relaxation techniques. Avoid tobacco, alcohol and junk food. Now, it is recommended that we should not take an antibiotic for a viral infection like a cold, cough or a flu. Can you provide the possible reason for this recommendation? तो क्या है इसके possible reason? So, antibiotics are medicines that kill or stop the growth of bacteria. Cold, cough and flu are caused by viruses, not bacteria. तो एंटीबायोटिक ली जाती है जो उनसे मतलब डिजीज जो है आपकी बैक्टीरिया की वजह से हो, और कोल्ड ऑफ कफ जो है वायरस की वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से नहीं. सो एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क ऑन दिस इलनेस. इफ दे टेकन अननेसेसरी दे कैन किल द हेल्पफुल बैक्टीरिया इन अवर बॉडी. और लेकिन फिर भी हम इन्हें ले रहे हैं तो जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको ये हमारी बॉडी में मार देते हैं. मेक सम हार्मफुल बैक्टीरिया रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक. दिस कैन मेक एंटीबायोटिक लेस इफेक्टिव इन फ्यूचर. तो आगे आप यूज़ करेंगे तो वो आपकी यूज़ में नहीं होगी उतनी. विच डिजीज अमंग द फॉलोइंग में स्प्रेड इफ ड्रिंकिंग वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड बाय एन एक्सट्रैक्टा फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन. सो इनमें से कौन सा हो सकता है? इफ ड्रिंकिंग वाटर इन कंटेमिनेटेड बाय द exstrata of an infected person, the disease that may be spread are hepatitis B, poliomyelitis, cholera. These diseases are caused by pathogens that can survive in contaminated water and infect people when the water is consumed. When our body encounters a pathogen for the first time, the immune response is generally low. But on exposure of the same pathogens again, the immune response by the body is much more compared to the first exposure. Why it is so? So when our body encounters a pathogen for the first time, it produces a primary immune response, which is usually slow and weak. During this process, the immune system develop a memory of the pathogens. अब पहली बार जैसे फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया तो आप उतने अच्छे से आंसर नहीं दोगे, लेकिन वो क्वेश्चन दोबारा आता है तो आप उसका आंसर अच्छे से दे पाओगे. सेम इम्यून सिस्टम के साथ हुआ है. फर्स्ट टाइम अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो नॉर्मली जैसे रिएक्ट करना होता है वैसे करते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए उनके दिमाग में वो मेमोरी आ जाती है कि हाँ पहले ऐसे हुआ था. When the same pathogens enter the body again, दोबारा आते हैं, the immune system quickly recognize it and produce a stronger and faster secondary immune response. तो वो उसे जल्दी से पहचान लेता है और एक स्ट्रॉन्ग जो है और फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स उसके लिए प्रोड्यूस करता है. सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.